हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीकांत देशमुख और आप सभी का इको फिनविन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन मनी मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं। अगर ये मनी मिस्टेक्स हम अवॉइड कर पाए तो फ्यूचर में हम काफी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो है इमरजेंसी फंड का ना होना। 2020 में हमें काफी कुछ सीखने को मिला कि इमरजेंसी फंड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे कि कोविड के वजह से लॉकडाउन्स लग गए, काफी लोगों के जॉब्स जो थे वो गए, और अगर आपको दूसरी जॉब ढूंढनी है तो एटलीस्ट आपको 5 या 6 महीने का तो एटलीस्ट टाइम चाहिए सो दैट आप अच्छी जॉब ढूंढ पाए। अदरवाइज आपको जो जॉब आएगी वो करनी पड़ेगी और वहां पे आप अपने पैकेज के बारे में बार्गेन नहीं कर सकते और आप अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकते। तो इसलिए इमरजेंसी फंड होना काफी इंपॉर्टेंट है। और कुछ चीजें हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, अचानक से कोई खर्चा आ जाता है और आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो फिर आपको मजबूरन आपकी जो सॉलिड इन्वेस्टमेंट है, मान लीजिए कि आपने किसी स्टॉक्स में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसे आपको निकालना पड़ता है। और अगर उस टाइम शेयर मार्केट डाउन है तो आपको नुकसान में अपना इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ता है और ये काफी बुरी चीज है। इसलिए जनरली थंब रूल ऐसा है कि जो आपका मंथली एक्सपेंस है, मान लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंस है 50,000 रुपए, उसमें सब इंक्लूड है। ईएमआई है, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस है, फिर आपके बच्चों की ट्यूशन फीस है, आप जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं वो है, ग्रोसरीज का खर्चा है, सब इंक्लूड करके जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस आता है उसके 9 से 10 टाइम्स आपके पास इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली एक्सपेंसेस है 50,000, तो आपके पास एटलीस्ट 4.5 लाख से लेके 5 लाख तक का इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। और ये इमरजेंसी फंड आपने कहाँ पार्क करना है, कहाँ उसे इन्वेस्ट करना है। ये जो पूरा इमरजेंसी फंड का आपका जो कॉर्पस है, मान लीजिए 50 लाख का, उसमें से जो 10% है यानी 50,000 वो आप कैश में रख सकते हो, हैंडी रख सकते हो, यानी आप कभी भी उसे तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। 20% आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखना है। सेविंग अकाउंट में आपको 2.5 से लेके 3% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, तो उसे सेविंग अकाउंट में रखना है सो दैट आप इंस्टेंटली यूजिंग योर डेबिट कार्ड या फिर गूगल पे, फोन पे, वहां से आप उसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बचा हुआ जो 70% आपका इमरजेंसी फंड का कॉर्पस है उसे आपने अच्छे से लिक्विड म्यूचुअल फंड में डालना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपने उसे एफडी में डाल दिया तो क्या है, एफडी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती। अगर मान लीजिए आपने एफडी की है 1 साल के लिए और अगर आपको तुरंत एफडी करने के बाद 2 या 3 महीने में पैसों की जरूरत पड़ी तो आपको वो एफडी तोड़नी पड़ेगी। अगर वो आप एफडी उसके टाइम से पहले तोड़ देते हो तो उसमें आपको पेनल्टी लगती है। तो जनरली आज जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है एफडी पे वो 4% से लेके 4.5% तक का है। अगर आपने लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, वहां पे आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। अगर 7 दिन के बाद में आप पैसा निकालोगे तो उसका जो एग्जिट लोड होता है वो नहीं लगेगा, और अगर 7 दिन के पहले भी पैसे निकालते हो तो काफी मिनिमम उसका एग्जिट लोड आपको लगेगा और इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलेगा वो कंपैरेटिव टू एफडी से थोड़ा ज्यादा रहेगा, 1% या 1.5%। आजकल जो अच्छे लिक्विड म्यूचुअल फंड्स है वो आपको तकरीबन 5% से लेके 7% तक के रिटर्न्स दे देते हैं। तो ये सबसे पहली मिस्टेक है कि इमरजेंसी फंड ना होना। तो आज से ही आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी कॉर्पस इकट्ठा करना शुरू कीजिए। आपकी जो मंथली तनख्वाह है उसे सेव कीजिए और सबसे पहले इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए। दूसरी मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है इम्प्रॉपर टैक्स प्लानिंग। जी हाँ, टैक्स की जो प्लानिंग है वो प्रॉपरली नहीं की जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी है, आप सैलरीड पर्सन हो और आपको 80C में 1.5 लाख का टैक्स में कंसेशन चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हो, फरवरी मार्च तक कुछ भी प्लानिंग नहीं करते हो और आपको जैसे लगता है कि अभी मार्च एंड पास आ गया और अपने 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा तो आप एकदम
जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देते हो जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है इन्वेस्टमेंट का जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता, उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, काफी रिश्तेदार होते हैं जो LIC एजेंट है, पॉलिसी एजेंट्स है, आप वो आपको अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि सर आप एक काम कीजिए, एंडोमेंट प्लान ले लीजिए या फिर मनी बैक प्लान ले लीजिए, आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाएंगे और आपका टैक्स भी बच जाएगा। और आप हड़बड़ी में या फिर जल्दबाजी में ऐसे डिसीजंस ले लेते हो। ये बिल्कुल नहीं करना। आपका जो टैक्स है वो प्रॉपरली आपको प्लान करना है। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही आपने समझ लेना है कि आपका प्रोजेक्टेड सैलरी कितनी आएगी, मैक्सिमम कितनी आएगी, मिनिमम कितनी आएगी, उस हिसाब से आपका कितना टैक्स जाएगा, आप कौन से टैक्स स्लैब में आओगे, 10% में आओगे, 20% में आओगे या फिर 30% में आओगे, और उस हिसाब से आपने किधर टैक्स बचाना है इसका स्टडी करना है। लेकिन टैक्स बचाते वक्त आपके फाइनेंशियल गोल्स जो है उसे भी आपने दिमाग में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी NPS एक काफी अच्छा स्कीम है, उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 1.5 लाख के ऊपर भी 50,000 का टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिल जाता है। लेकिन उस NPS को आप अपने रिटायरमेंट फंड से, रिटायरमेंट गोल प्लानिंग से मैच कीजिए। क्यों? क्योंकि NPS में आप जब पैसे डालते हो तो उसे आप आपके 60 इयर्स के बाद ही निकाल पाओगे। तो अगर ये कॉर्पस को अपने रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में अगर आपने मैच किया तो आपके दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग भी हो जाता है और टैक्स में एग्जेम्पशन भी मिल जाता है और टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली हो पाती है। तो इसके आगे से आपने ये मिस्टेक्स नहीं करनी है कि एडहॉक या फिर एकदम हड़बड़ी में टैक्स बचाने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो इम्प्रॉपर पेमेंट ऑफ लोन्स। जी हाँ, आपके पास अलग अलग टाइप्स के लोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, होम लोन हो गया, फिर कार लोन हो गया। अगर मानो आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो वो भी एक टाइप का लोन ही हो गया। तो इन लोन्स को किस सीक्वेंस में आपने रीपे करना है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहले जिस लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसे आपने पे करना है। फॉर एग्जांपल, क्रेडिट कार्ड में जो आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है वो शायद 20% या 20% से भी ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले उसे आप प्रीपे कर दीजिए। फिर आ जाइए कार लोन पे। कार लोन में आपको शायद 11 या 12% से इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, तो फिर उसके बाद उसे रीपे कीजिए। और सबसे आखिरी में होम लोन को रीपे कीजिए, क्योंकि होम लोन एक कह सकते हो आपकी हेल्दी लोन माना जाता है, क्योंकि उस पे जो आप इंटरेस्ट देते हो उसमें भी आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट आप जो रीपे कर रहे हो उसमें भी आपको 1.5 लाख के जो ब्रैकेट में आप टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हो अंडर 80C सेक्शन। तो उसे सबसे आखिरी में आपको रीपे करना है। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है उसे जल्दी से रीपे कर दीजिए, और उसके बाद में सबसे आखिरी में आपको होम लोन रीपे करना है। सबसे आखिरी मिस्टेक, नॉट प्लानिंग फॉर आवर रिटायरमेंट। जी हाँ, रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग ना करना ये भी एक काफी बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। देखिए, आजकल जो आपको जॉब्स लग रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जॉब्स है, तो ऐसा हमें कोई रिटायरमेंट के लिए कोई पेंशन स्कीम वगैरह खुद से डिसाइड करनी है, वो कंपनी हमें वो प्रोवाइड नहीं करेगी। और ये एक सच आप अपने दिमाग में फिट कर दीजिए कि अगर रिटायरमेंट के बाद आपके पास पैसा नहीं है तो सोसाइटी में आपको कोई नहीं पूछेगा। ये हार्ड ट्रूथ है। ये कहना काफी गलत है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इवन आपके लड़के भी आपको नहीं पूछेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो आपको इज्जत रहेगी, आपको समाज में अच्छी नजरिए से देखा जाएगा, और ये ट्रूथ है। इसलिए आपने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग आज से ही शुरू करनी है। ये एक मिसकंसेप्शन है कि रिटायर तो मैं 60 के बाद होने वाला हूं, तो फिर मैं इतने जल्दी रिटायरमेंट प्लान क्यों करूं, मैं मेरे एज के 40 इयर्स के बाद देख लूंगा रिटायरमेंट का। नहीं, ये काफी गलत सोच है। अगर आप आज 25 इयर्स के हैं
तो आज से ही आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि आज आप 25 इयर्स के हैं और आपने मान लीजिए डिसाइड किया है कि आप 60 में रिटायरमेंट लेंगे, तो आपके पास 35 इयर्स का एक काफी लंबा स्पैन है। और ये जो लंबा स्पैन है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अपनी जो रिस्क है वो काफी कम कर सकते हो, और रिस्क कम करके आप रिटर्न्स भी ज्यादा कमा सकते हो। अगर आपके पास 4-5 साल है तो आपको मजबूरन एफडी, आरडी इसमें ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 20 साल है, 25 साल है, आप एनपीएस खोल सकते हो, राइट। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे डाल सकते हो डायरेक्ट, अगर आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो उसमें पैसे डाल सकते हो और एक अच्छा खासा कॉर्पस आप क्रिएट कर सकते हो। तो डोंट टेक रिटायरमेंट वेरी लाइटली, आपने आज से ही उसका प्लानिंग शुरू करना है। और मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा, सो दैट नए नए टॉपिक्स पे जब मैं वीडियोस बनाऊंगा तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।